हेलो फ्रेंड्स, और आप देख रहे हैं ऊषा स्टडी पॉइंट में यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट होता है जिसको सिविक्स भी बोलते हैं। मेरे नोट्स का ये आप रिवीजन कर सकते हैं नोट से, और इस नोट से रिवीजन करके ही मैंने जो है नेट भी क्वालिफाई किया है। तो ये स्पेशली यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए है। हालांकि पीजीटी और टीजीटी में जो थोड़े 10-15 क्वेश्चन जो टफ लेवल के आते हैं, तो यदि आप इसको रिवाइज करते हैं तो आपको इसमें भी हेल्प मिल सकता है। तो आप अगर पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें तो भी रिवीजन कर सकते हैं। स्पेशली ये नेट जेआरएफ के लिए वेरी जो है यूजफुल है। तो स्टार्ट करते हैं। और ये मेरे नोट्स के रिवीजन का दूसरा पार्ट है। प्रत्येक पार्ट में हम 10 पेज लेके आते हैं, तो इसमें हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 10 पेज रिवीजन करेंगे। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी जो है, ये इस नाम की जो संस्था है पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी, इसके द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट में जो नोटा विकल्प है प्रदान करने के लिए जनहित याचिका दायर की गई थी। नन ऑफ द एबव, जैसे जब भी हम वोटिंग करने जाते हैं तो यदि आपको कोई भी उम्मीदवार यानी जो नेता है नहीं पसंद है तो आपके पास नोटा विकल्प रहता है। और मानवाधिकार के लिए पहली पीढ़ी के अधिकार, मानवाधिकार जो होते हैं ये 3 तरह के होंगे, पहली पीढ़ी के अधिकार, दूसरी पीढ़ी के और तीसरी पीढ़ी के। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सुमेलित करने के लिए आता है। तो पहली पीढ़ी के जो अधिकार होंगे इसमें होंगे नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार। ये नागरिक तथा राजनीतिक। जब दूसरी पीढ़ी में आएंगे तो ये थोड़ा और अधिक व्यापक हो जाएगा। नागरिक और राजनीतिक अधिकार के बजाय यहाँ पे सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की बात होगी। और जब तीसरी पीढ़ी की बात करेंगे तो ये और भी व्यापक हो जाएगा, फिर ये सामुदायिक और सामूहिक अधिकारों की बात करता है। तो मानवाधिकारों में सुमेलित करने के लिए आता है, आप इसको रिविजन कर लेंगे। देन है कि वेस्टफीलिया की जो शांति संधि है, ये आता है कि क्या है और कब हुआ। तो वेस्टफीलिया की जो शांति संधि है इम्पोर्टेंट है, 1648 में हस्ताक्षर किया गया था इस पर, और इससे जो है यूरोप में आधुनिक राज्य व्यवस्था का सूत्रपात हुआ था। वेस्टफीलिया संधि जो है 1648 में हस्ताक्षर हुआ और यूरोप में आधुनिक राज्य व्यवस्था का सूत्रपात हुआ। फिर कह रहा है किसने बेंथम के दर्शन की आलोचना पिग फिलॉसफी कह करके की है। फेमस स्टेटमेंट है। कार्लाइल ने जो है इस प्रकार से बेंथम के दर्शन की आलोचना की है और बेंथम के दर्शन को पिग फिलॉसफी कहा है। देन आपको रॉल्स, जॉन रॉल्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी कुछ रचनाएं हैं जो आप देख लेंगे। द थ्योरी ऑफ जस्टिस सभी को मालूम होता है। पॉलिटिकल लिबरलिज्म और द लॉ ऑफ पीपल, ये जो है ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। सुमेलित करने के लिए कह रहा है यहाँ पे, तो जो सावरकर हैं ये समस्त राजनीति का हिंदूकरण करना चाहते थे और हिंदू धर्म का सैनिकरण करना चाहते थे। एम एन राय की बात करें तो ये कानपुर षड्यंत्र मुकदमे में इनको दंडित किया गया था। अरविंद घोष जो है लोटस एवं ड्रैगर्स नामक गुप्त संस्था से संबंधित थे। वहीं जयप्रकाश नारायण की बात करें तो इनकी एक बहुत ही फेमस पुस्तक है अ प्ली फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। ये पुस्तक इन्हीं की है, जयप्रकाश नारायण की। नेक्स्ट है कांग्रेस का जो अवार्डी अधिवेशन है जो 1956 में हुआ, पूछता है किससे संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट है, अन्य कंपटीशनों में भी पूछा है। तो कांग्रेस का जो अवार्डी अधिवेशन हुआ था 1956 में, ये समाज का समाजवादी ढांचे से संबंधित है। वहीं बोहरा समिति की बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बोहरा समिति जो है 1992 में इसका गठन हुआ और 1993 में इसने रिपोर्ट दी। ये किससे संबंधित है, तो ये राजनीतिज्ञों और अपराधियों की साठगांठ से संबंधित है। कुल मिला के कहें तो भ्रष्टाचार से, और जो राजनीतिज्ञ हैं या नौकरशाह हैं उनकी जो अपराधियों से जो उनका मेल मिलाप साठगांठ रहता है उससे, उसकी जांच से संबंधित है। दिन है भारतीय पूंजीवाद को धर्मशाला मॉडल किसने कहा है, तो इसको राजकृष्ण ने भारतीय पूंजीवाद को धर्मशाला मॉडल कहा है। यहाँ पे सुमेलित करना है। तो कह रहा है कि मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य, ये जो वाद है किससे संबंधित है, तो शिक्षा का अधिकार जो है मानव जीवन के अधिकार का एक आवश्यक अवयव है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा। मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य वाद में। वहीं लक्ष्मीकांत पांडे बनाम भारत संघ जो है, ये भारतीय बच्चों के अंतर्देशीय गोद लिया जाने से संबंधित है। और ये इशू जो है उसमें भी चर्चा में भी था कि अंतर्देशीय गोद लिया जाना, यानी अगर भारत के बच्चों को किसी विदेशी द्वारा गोद लिया जा रहा है या सेरोगेट मदर के थ्रू, और वो बच्चा मान लीजिए कि हैंडीकैप्ड या कुछ इस तरह से उसमें वो दिव्यांग पैदा होता है तो फिर वो लेने से मना करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी कई बार सुनने को आई थी। तो लक्ष्मीकांत पांडे बनाम भारत संघ की बात करें तो भारतीय बच्चों के अंतर्देशीय गोद लिए जाने से संबंधित है। वहीं हम देखें एसपी गुप्ता बनाम भारत के राष्ट्रपति तथा अन्य, तो ये जो मुद्दा है सामाजिक उद्देश्य के लिए जनहित याचिका दायर करने हेतु नागरिकों का समर्थन। एसपी गुप्ता बनाम भारत के राष्ट्रपति
तथा अन्य। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वाद इससे संबंधित है। यहाँ राष्ट्रपति भी आ रहे हैं, देख रहे हैं आप। और अन्य का मतलब है कि यहाँ पे ये इस मांग से संबंधित है कि यदि कोई व्यक्ति न्यायालय में जाने में सक्षम नहीं है तो उसकी तरफ से अन्य जो नागरिक है वो जनहित याचिका दायर कर सकता है। फिर है ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम। तो ये आजीविका के अधिकार से संबंधित है। और अनुच्छेद 51 क खंड च, ये मिश्रित संस्कृति जो है भारत की, ये मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो मिश्रित संस्कृति जो भारत की विविध संस्कृति है उससे संबंधित है। मौलिक कर्तव्य हमेशा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, कई बार अवॉइड करते हैं स्टूडेंट, वहाँ से क्वेश्चन कभी भी बन सकते हैं। तो मौलिक कर्तव्य अच्छे से पढ़ लेंगे कौन से क्रम में क्या है। दिन है कि सुमेलित करना है कि ये किसान संगठन और संबंधित राज्य। तो शेतकारी संगठन महाराष्ट्र से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। भारतीय किसान संघ की बात करें तो गुजरात से। समता संगठन उड़ीसा से संबंधित है, जबकि किसान मजदूर संगठन पश्चिम बंगाल से संबंधित है। कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट पुस्तक हम देख ले रहे हैं। पुस्तक है रीजनल रिफ्लेक्शन कंपेयरिंग पॉलिटिक्स अक्रॉस इंडिया स्टेट्स। तो R.M. जेनकिंस की ये किताब है। और स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया मायरन विनर की किताब है, इंपॉर्टेंट है। मायरन विनर ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है, तो इनकी बुक भी इंपॉर्टेंट है। इंडियाज साइलेंट रेवोल्यूशन द राइज ऑफ द लो कास्ट इन नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स। तो नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में ये बुक है, क्रिस्टोफर जेफर लॉर्ड की किताब है। और वहीं एक और किताब है लैंग्वेज रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन नॉर्थ इंडिया। तो पालाब्रास की है, इंपॉर्टेंट है। पालाब्रास राइटर भी इंपॉर्टेंट है। और लैंग्वेज रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया पे है ये। फिर कांग्रेस सिस्टम जो है रजनी कोठारी की किताब है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। एंड नेक्स्ट है थर्ड इलेक्टोरल सिस्टम, जो कि योगेंद्र यादव की किताब है। और एक किताब है डिसइंटीग्रेशन ऑफ कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, ये पालवराज की किताब है। और पोस्ट कांग्रेस पॉलिटी, मैंने राइटर का नाम नहीं लिखा है, देखना पड़ेगा मुझे भी, तो देख लेंगे इसको आप भी। वर्तमान समाज के संदर्भ में जाति प्रणाली एवं इसके साथ जो कुछ भी है वे असंगत, प्रतिक्रियावादी, प्रतिबंधात्मक और प्रगति में बाधाएं हैं। ये पूछता है किसका कथन है। तो जनरली लगता है कि जाति से संबंधित है तो ये अम्बेडकर की होगी, लेकिन ये जवाहरलाल नेहरू की कथन है, ना कि अम्बेडकर की। तो इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे भी कुछ लेखक और उनकी पुस्तकें हैं, महत्वपूर्ण हैं। और चूँकि मैंने अपने नोट्स में लिखा है तो पेज ये वाला भी ले लिया हमने। सर जियोफ्री विकर्स की किताब है द आर्ट ऑफ जजमेंट स्टडी ऑफ पॉलिसी मेकिंग। थॉमस आर डाई की किताब है अंडरस्टैंडिंग पब्लिक पॉलिसी। और हर्बर्ट साइमन की किताब है द न्यू साइंस ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन। हर्बर्ट साइमन की जो किताब है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है मैं उसको बता दिया करूँगी, तो आप उसको ज़रूर याद रखें। बाकी आप एक नज़र देखे रहेंगे, ठीक है। क्रिस आर्गेडेस की बुक है पर्सनालिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। और संगठन के व्यवहारवादी सिद्धांत के समर्थक कौन कौन हैं? तो इसमें है चेस्टर बर्नार्ड हैं, J.L. मारन हैं, A.H. मास्लो हैं। और यहाँ पे सुमेलित करना है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लेंगे आप। पराश्रितता का जो सिद्धांत है इमैनुअल वाल्गस्टीन और लेनिन इससे अप्रत्यक्ष रूप से तो संबंधित है, मतलब इसका समर्थन किया। लेकिन फ्रैंक जे गुडनाउ जो है पराश्रितता सिद्धांत से मेन रूप से संबंधित हैं। और ये क्वेश्चन जो है अभी PGT 2021 में पूछा हुआ था। वहीं खेल सिद्धांत की बात करें तो वान न्यूमैन इससे संबंधित हैं। और मार्गेंथी यथार्थवाद से संबंधित है, ये तो आप सभी को पता होगा। और वेरी इंपॉर्टेंट है इतिहास का अंत। इतिहास का अंत जो है फ्रांसिस फुकुयामा से संबंधित है। और वहीं एक आता है विचारधारा का अंत। तो विचारधारा का अंत डेनियल बेल से संबंधित है, और जबकि इतिहास का अंत फ्रांसिस फुकुयामा से। तो ये दोनों बातों का ध्यान रखेंगे आप। एंड एक नेक्स्ट है सुमेलित करने के लिए आता है, देख लीजिए। शांति के लिए एकजुटता जो प्रस्ताव है, एकजुटता प्रस्ताव, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो 1886 में आया था, एचेसन प्लान के नाम से जाना जाता है, शांति के लिए एकजुटता प्रस्ताव। एक और प्रस्ताव है यहाँ पे आप देख रहे हैं राइट साइड में, शांति के लिए जो एकता प्रस्ताव है वो 1950 में महासभा द्वारा लाया गया था। जबकि शांति के लिए एकजुटता प्रस्ताव जो है ये एचेसन प्लान कहा जाता है, 1886 में आया था। अब कुछ शब्दावलियाँ हैं और उनको सुमेलित करना होता है। सुमेलित करना थोड़ा ईजी इसलिए नहीं रहता है क्योंकि सब में मिलते जुलते ही चीज़ें हैं। तो मैंने कुछ कोड वर्ड निकाले हैं, आप अगर इस क्वेश्चन ये आपके सामने आ जाए फेस करना पड़े तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ की कुछ कार्यवाहियाँ हैं। तो अगर निवारक राजनय की बात कर रहा है तो इसका मतलब कि हम इसमें डिटेल तो ये है कि इसमें विश्वास निर्माण उपाय तथ्यों का पता लगाना और संयुक्त राष्ट्र अधिकृत बलों की निवारक तैनाती शामिल है। तो कुल मिला के निवारक राजनय का मतलब है निवारक तैनाती की जाएगी। वहीं अगर शांति निर्माण की बात करें तो यह अंततः शांतिपूर्ण
साधनों के माध्यम से शत्रु पक्षों को सहमत करने के लिए किया जाता है। तो इसका जो कोड वर्ड है कि शत्रु पक्षों को सहमत करने के लिए शांतिपूर्ण साधनों का प्रयोग। शांति निर्माण कैसे होगा? तो शत्रु पक्ष को सहमत करने के लिए शांतिपूर्ण साधनों का प्रयोग किया जाएगा। वहीं अगर शांति स्थापना की बात करें तो इसमें जो कोड वर्ड आप याद रखेंगे, शांति स्थापना हेतु सभी राष्ट्रों की सहमति से जो है राष्ट्र बलों की तैनाती, संयुक्त राष्ट्र बलों की तैनाती। शांति स्थापना कैसे होगी? सभी राष्ट्रों की सहमति से संयुक्त राष्ट्र बलों की तैनाती की जाएगी। और उत्तर संघर्ष शांति, इसे याद करना या समझना बहुत आसान है। उत्तर संघर्ष शांति निर्माण यानी कि संघर्ष के बाद जो है शांति निर्माण के लिए क्या किया जाएगा? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचे का विकास किया जाएगा। जाहिर सी बात है, सामाजिक आर्थिक विकास होगा और मूलभूत जो ढांचे हैं यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डेवलपमेंट होगा, तो शांति निर्माण में मदद मिलेगा। और ये क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्षों को सही क्रम में लगाना है। तो इसमें नीलम संजीव रेड्डी हैं, देन गुरुदयाल सिंह ढीलो हैं, फिर बलीराम जाखड़ हैं, बलीराम भगत हैं और उसके बाद डॉक्टर बलीराम जाखड़ हैं। तो कुछ जो अध्यक्ष हैं उनका क्रम आप याद रख लेंगे यदि आप नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम देते हैं तो। हालांकि पूछता कम है लेकिन पूछ सकता है। जैसे लोकसभा अध्यक्ष हो गए, राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष हो गए और वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है, तो इन लोगों का आप क्रम याद, और प्रधानमंत्री का भी आप याद कर सकते हैं, पूछ लेता है कई बार। अन्य है किन उच्च न्यायालयों की पीठें हैं? तो इलाहाबाद, मुंबई और जबलपुर की अपनी पीठें हैं। साइबरनेटिक्स क्या है? तो नियंत्रण और संप्रेषण का विज्ञान है। और यहाँ पूछ रहा है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, डायसी की है। कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, फ्रैंक जे गुडनाउ की बुक है, इसे भी आप इंपॉर्टेंट में लेके चलेंगे। और इंट्रोडक्शन टू एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जेम्स हार्ट की बुक है। जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये रॉबसन की किताब है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ समितियाँ हैं और उनको क्रम से लगाने के लिए दिया है। तो अभी आपने ऊपर एचिसन कमेटी जो पढ़ा था, एकजुटता हेतु 1886 में किया गया था, 1886 में। ग्लैड स्टोन कमेटी की बात करें तो 1895 में आया था। ब्राउन लॉ कमेटी 1937 में। और मास्टर मैन कमेटी की बात करें तो 1948 में आया था। और इसको मैंने याद करने का ऐसे एक ट्रिक बनाया क्योंकि लास्ट टाइम में तुरंत याद नहीं आता। एग बाम, भूलता भी बहुत है फैक्चुअल चीज़ें। तो एग बाम यानी एचिसन, उसके बाद ग्लैड स्टोन, उसके बाद ब्राउन लॉ कमेटी और उसके बाद मास्टर मैन कमेटी आई थी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये कुछ घटनाएं हैं माओ से संबंधित, सुमेलित करने के लिए आता है। माओ ने 1917 में लियो शाओची से मुलाकात की थी। और माओ चीन के थे और बहुत ही इम्पोर्टेंट लीडर हैं, तो इनके जीवन की घटनाएं पूछ लेता है सुमेलित करने के लिए। और 1918 में ये पीकिंग विश्वविद्यालय में पुस्तकालय के सहायक बने थे। 1921 में इन्होंने पहली कांग्रेस में भाग लिया था, सीपीसी की। सीपीसी चीन की एक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है। और 1934 में माओ ने अपना ऐतिहासिक जो लॉन्ग मार्च कहा जाता है, काफ़ी फेमस मार्च है लॉन्ग मार्च, उसको प्रारंभ किया था। और 1949 में आप जानते हैं कि माओ के नेतृत्व में चीन में साम्यवादी क्रांति का सफल आयोजन किया गया था। और यहाँ पे कुछ विचार हैं और उनसे संबंधित दार्शनिक हैं। मैकियावेली नैतिक उदासीनता का विचार इन्होंने दिया, मतलब ये नैतिकता को महत्व नहीं देते हैं, ये किसी भी राष्ट्र में शक्ति को महत्व देते हैं, नैतिकता को नहीं। हाब्स को देखें तो ये आत्मपरीक्षण का सिद्धांत इन्होंने दिया है। लाक का बहुत ही फेमस है, संपत्ति का नैसर्गिक अधिकार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और सभी को ये पता भी होगा। और रूसो जो है तर्क के प्रति विद्रोह से संबंधित हैं। कुछ और पेज हैं, देख लेते हैं हम। टोटल 10 पेज हम देखेंगे। और एक बात और है कि हमारे भाई साहब बता रहे थे कि इस तरह का जो वीडियो है, इसका जो टेक्स्ट है वो क्लियर नहीं दिखाई देता है। तो अगर ऐसी कोई बात होगी तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। अभी इतना टाइप करना मतलब तुरंत तो नहीं हो पाएगा, बट ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो मैं इसे टाइप करके फिर वीडियो बना देंगे। तो इसमें नेक्स्ट है, इमेजिन भी धार्मिक व्यक्तियों से मिला, उनमें अधिकतर छद्म में राजनीतिज्ञ थे, लेकिन मैं राजनीतिज्ञ का वेश धारण करता हूँ जो छद्म में हृदय से एक धार्मिक व्यक्ति है। ये महात्मा गांधी का कथन है। फिर प्लेटो के बारे में कुछ कथन है। विचारों के बारे में प्लेटो का सिद्धांत ज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है। प्लेटो के अनुसार ज्ञान एक वास्तविकता तथा गुण की अभिव्यक्ति है। फिर अमर्त्य सेन की जो फेमस कृतियाँ हैं उनका क्रम पूछता है, उनके प्रकाशन का क्रम क्या है। तो उनका सबसे पहले जो प्रकाशन हुआ इन चारों बुकों में वो है चॉइस, वेलफेयर और मेजरमेंट, ये पहला है। और उनकी आखिरी जो है ये है आइडिया ऑफ जस्टिस, जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला और बहुत ही फेमस ये इनकी किताब है आइडिया ऑफ जस्टिस। तो पहला और आखिरी भी याद करेंगे तो ठीक है, लेकिन इनकी चारों बुकों का नाम याद रखेंगे। बिकॉज इनइक्वालिटी री एग्जामिन्ड
और द डेवलपमेंट एज फ्रीडम, ये इनकी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, जो अलग पैटर्न में न्यू क्वेश्चन जो बन रहे हैं उसमें एक दो बार पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। आइडिया ऑफ जस्टिस सब तो सभी को याद है, तो इसलिए इसे पूछने के चांसेस ज़्यादा नहीं है। तो इनकी 4 बुकें हैं, जिसमें सबसे पहले प्रकाशित हुई चॉइस, वेलफेयर एंड मेजरमेंट, देन इनइक्वालिटी री एग्जामिन, और उसके बाद से है डेवलपमेंट एज फ्रीडम, और उसके बाद आइडिया ऑफ जस्टिस। फिर यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, मैजनी और अरबिंदो के विचारों में अत्यधिक समानता थी। दोनों का मानना था कि जो ईश्वर में आस्था है वो नैतिकता का आधार था, और राजनीति को नैतिकता से अलग नहीं किया जा सकता है। राजनीति और नैतिकता जो है इनको अलग नहीं किया जा सकता है, ऐसा मैजनी और अरबिंदो दोनों का मानना था। फिर एक पूछ रहे क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान में अपनाए गए सामान्य व्यवस्था सिद्धांत का सही जो क्रम है वो क्या है। तो सबसे पहले निरीह विज्ञान आया, उसके बाद समाजशास्त्र, तीसरे नंबर पे मनोविज्ञान, और चौथे नंबर यानी सबसे लास्ट में राजनीति विज्ञान का विकास हुआ। यहाँ पूछ रहे हैं कौन हित समूहों और दबाव समूहों के बीच भेद नहीं करता है। तो जेम्स कुहलमैन जो है हित समूह और दबाव समूहों के बीच में भेद नहीं करते हैं। अब ये जो सुमेलित करने के लिए आता है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट मिचेल्स, कई बार इनको मिचेल्स भी लिख देता है, ये अल्पतंत्र यानी ओलिगार्की की लौह विधि या लौह नियम से संबंधित हैं। जेम्स बर्नहम की बात करें तो प्रबंधकीय क्रांति से संबंधित हैं। सी राइट मिल्स की बात करें तो शक्ति अभिजन से संबंधित हैं। ये तीनों ही वेरी इंपॉर्टेंट में आप रखेंगे, क्योंकि ये मल्टी टाइम आस्किंग है। रॉबर्ट मिचेल्स अल्पतंत्र का लौह नियम, जेम्स बर्नहम प्रबंधकीय क्रांति, सी राइट मिल्स शक्ति अभिजन, और एक पैरेटो हैं जो शक्ति के परिचालन से संबंधित हैं। हेराल्ड लासवेल की बात करें तो संप्रेषण मॉडल से संबंधित हैं। कार्ल डायस की बात करें तो ये भी राजनीतिक संचार यानी ये भी संप्रेषण या संचार के मॉडल से संबंधित हैं। तो 10 पेज हमारी कंप्लीट हुए, और कोई भी आपके आइडियाज़ हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, या अगर PDF की जो लिखित है हैंड रिटन नोट्स क्लियर नज़र नहीं आ रहा है तो भी बता सकते हैं। अभी के लिए इतना, और नेक्स्ट 10 पेज हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे, और प्रीवियस क्वेश्चन तो लाते ही रहेंगे रिवीजन के लिए। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।